नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे से लौटे जयपुर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो। यूआईटी सभागार में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस राज में महिला, दलित अत्याचार और किसानों के साथ धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने किया पार्टी के संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा। वहीं पेपर लीक के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, यह भी कहा। और बीते 5 साल में राजस्थान की शांति को मानो ग्रहण लग गया था। आए दिन लूट की वारदात होती थी, गैंगवार होती थी, मर्डर आम बात हो गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। हम पूर्वी राजस्थान और किसानों के दर्द को अच्छे से समझते हैं। ईआरसीपी को समय रहते पूरा कर दिया जाएगा। पेयजल मुहैया सभी को करवा दिया जाएगा। ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। वहीं 4-5 मार्च को जयपुर में केंद्र की बड़ी कॉन्फ्रेंस संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। नीति आयोग की आरआईसी में आयोजित होगी कॉन्फ्रेंस। राज्यों और केंद्र की नीतियों की एक रूपता को लेकर होगी कॉन्फ्रेंस। संघीय ढांचे की परिकल्पना की दिशा में यह कदम उठाया जाएगा। देश भर के आयोजना प्रमुख सचिव होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। कुछ राज्यों से वित्त सचिव भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। केंद्र और राज्यों के एकीकृत पोर्टल को व्यापक मंथन देना होगा और ये वाकई में गौरव की बात है, क्योंकि इससे पहले डीआईजी आईजी कॉन्फ्रेंस भी जयपुर में हुई और अब यह कॉन्फ्रेंस भी जयपुर में होना यह बताता है कि राजस्थान किस तरीके से अतिथि देवो भव के साथ मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट हो चला है। और बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर, जिसका एडिटोरियल है लिसन टू लद्दाख। लद्दाख में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने की मांग की जा रही है। दरअसल राज्य का दर्जा देने, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। वहां के स्थानीय लोगों को आरक्षण देने, लेह और करगिल में एक लोकसभा सीट और इन 4 मांगों को लेकर लद्दाख में सड़क पर उतरे हैं हजारों लोग। दरअसल धारा 370 हटने के बाद लद्दाख बना अलग केंद्र शासित प्रदेश और इस समय बगैर विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। वो कह रहे हैं कि केंद्र शासित नहीं, बस इसको प्रदेश रहने दीजिए, यानी कि इसको एक अलग स्टेट बनाने की, राज्य बनाने की मांग की जा रही है और इसको लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आज रहा अ कलेक्टिव लॉस। दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसको अंग्रेजी में डीडीए कहते हैं, उसने गिरा दी सदियों पुरानी मस्जिद। मेहरौली में कुतुब मीनार के पास अखुंजी मस्जिद 30 जनवरी को ध्वस्त की गई। डीडीए का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। अब जरा सोचिए मस्जिद कितनी पुरानी है। कहा जाता है कि 600 से 700 के दौरान रजिया सुल्तान के समय यह मस्जिद बनाई गई थी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है यह परिसर। मस्जिद गिराने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए से अब स्पष्टीकरण मांगा है। 12 फरवरी को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। और सवाल यह है कि क्या वाकई में अब उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू होगा? दरअसल इसको लेकर भजनलाल सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा जल्द ये प्रस्ताव। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप होगी आगे की कार्रवाई तय। हिजाब मामले को लेकर छात्रा तंजीम मेरानी को दिया मंत्री दिलावर ने आश्वासन। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा तंजीम को लेकर पहुंचे थे सचिवालय में दिलावर के कक्ष में। वहीं लिफ्ट और एक्सेलेटर को लेकर यूपी में बनेगा नया कानून। लिफ्ट और एक्सेलेटर से होने वाले हादसों के मद्देनजर कानून बनाया जाएगा। दरअसल जिस तरीके से गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है,
और पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा। बिल्डर्स को लिफ्ट लगाने से पहले ऊर्जा विभाग की मंजूरी लेनी होगी और वो जरूरी होगी। बिल्डर्स के पास लिफ्ट निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी भी तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला लिया गया है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो रहे हैं, वहां काफी ज्यादा संख्या में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उन हाई राइज बिल्डिंग में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब उन लाखों की संख्या जहां रह रही है, उन हाई राइज बिल्डिंग में कंपनी की बेहतरीन लिफ्ट नहीं होती। कभी लोग फंस जाते हैं, कभी लिफ्ट चलती नहीं है और कई हादसे ऐसे भी हुए हैं जहां लिफ्ट की वजह से लोगों की जान चली गई। और अब बात करते हैं आउटलुक की रिपोर्ट की। उसमें लिखा है कि रोजगार चाहिए तो इजराइल जाओ। हर सर्वे में बेरोजगारी के ऊपरी पायदान पर है हरियाणा। हरियाणा के सरकारी विभागों में वर्तमान स्थिति में 2,02,576 पद 6 से 7 सालों से खाली पड़े और सरकार पदों को भरने की बजाय आउटसोर्सिंग से काम चला रही है। युवा बेरोजगारों को इजराइल और रूस जैसे देशों में भेजने की तैयारी है। इसके लिए नोडल एजेंसी हरियाणा रोजगार कौशल निगम बना रहा है। हरियाणा के लाखों युवक 5 साल के लिए इजराइल जाने को तैयार भी, और क्यों ना हो भाई। अगर रोजगार नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो इजराइल का वो पाताल भी चले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस हरियाणा के लिए यह कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से बेहद मजबूत है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसकी इंडस्ट्रीज काफी मजबूत है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो एक हरित प्रदेश है, कृषि प्रचुर मात्रा में है, अगर वहां लोगों को रोजगार नहीं, तो फिर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इसका वैकल्पिक नहीं, स्थानीय समाधान कैसे खोजा जाए। और बात करते हैं शिवसेना के मुखपत्र सामना की, जिसमें हेमंत सोरेन की तारीफ की गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को सलाह, न दुखी हो न रोए। हर कोई नीतीश, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार जैसा नहीं होता। कुछ नेता हेमंत सोरेन की तरह स्वाभिमानी भी होते हैं। 7 एकड़ जमीन के मामले में राजभवन से गिरफ्तार किए गए थे सोरेन। बीजेपी को उम्मीद थी विधायक टूटेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के विधायकों को लेना चाहिए सबक। सोरेन रोए नहीं, झुके नहीं, क्रांतिकारी की तरह चले गए जेल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची श्री क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय और संघ संरक्षक भगवान सिंह रोयल साहब सर से मुलाकात की। रोयल साहब सर के भाई का पिछले दिनों हुआ था निधन। ऐसे में शोक संवेदना व्यक्त करने संघ कार्यालय पहुंची मैडम। इस दौरान पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी मैडम के साथ मौजूद रहे। संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह वेणिया कबास भी मौजूद रहे। वहीं प्रताप फाउंडेशन के महावीर सिंह सरवड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। अकेले में भी हुई मैडम और भगवान सिंह रोयल साहब सर की मुलाकात। जस्टिस MM श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। हालांकि अभी भी वही जिम्मेदारी संभाल रही थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने हिंदी भाषा में शपथ ली। मूल रूप से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव। 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में जन्मे थे। जस्टिस MM श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अपनी स्कूली शिक्षा और विज्ञान में स्नातक की डिग्री उनके पास है। CMD कॉलेज बिलासपुर से 31 जनवरी 2005 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए न्यायाधीश और 2021 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और आज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। जस्टिस MM श्रीवास्तव मार्च 2026 तक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने रहे। और बात करते हैं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की, जिनके लिए खुशखबरी हम दे रहे हैं। निजी सहायक, द्वितीय स्टेनोग्राफर की रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुमोदन के बाद अभ्यर्थना भेजी गई है। अधीनस्थ विभाग में निजी सहायक द्वितीय के लगभग 300 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी गई। एआरडी ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी है अभ्यर्थना। सचिवालय के 194 पदों की पहले ही अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और इस तरीके से कुल 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकेगी। और अब बात करते हैं आरपीएससी की, जिसने जारी किया 3 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट। पहली है प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अंदर प्रोग्रामर भर्ती, जिसका आयोजन 27 अक्टूबर को। दूसरी है संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा, जो होगी 17 से 21 नवंबर तक। तीसरी है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024, ये 28 से 31 दिसंबर 2024 तक होगी। इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं सरिस्का की, जहां से राहत भरी खबर आई है। आखिर बाघ T2303 वापस लौटा अपने घर। सुरेखा खरेटा रेंज में फॉरेस्ट टीम ने बाघ को खोज निकाला। अलवर रेंज में है सुरेखा खरेटा नाला। पिछले दिनों अलवर से हरियाणा तक पहुंच गया था बाघ T2303। डीसीएफ देवेंद्र जागावत के नेतृत्व में रामवीर सिंह गुर्जर और टीम ने आज देखा बाघ। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने फॉरेस्ट टीम को इसकी बधाई दी। एनर्जी को एनर्जेटिक ऑफिसर्स का इंतजार बाद ऊर्जा विभाग में उच्च स्तर पर रिक्त हो रहे पदों से जुड़ी है। प्रमुख ऊर्जा सचिव आलोक गुप्ता को भेजा जा चुका है सीएमओ। गुप्ता के पास ही था आरवीपीएनएल के सीएमडी का महत्वपूर्ण जिम्मा। आलोक गुप्ता के जाने के बाद से ही दोनों ही पद हो गए खाली। 3 दिन पहले आरवीयूएनएल के सीएमडी का पद भी हो चुका है रिक्त। अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहा उत्पादन निगम का यह पद, डिस्कॉम एमडी समेत अन्य निदेशकों का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। ऐसे में ऊर्जा विभाग में फिर से नियुक्तियों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि ऊर्जा के प्रशासनिक मुखिया की किसे कमान मिलेगी।